Good morning, everyone. वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, आप सब लोगों ने H1B वीज़ा के बारे में सुना होगा। दरअसल में जो वीज़ा है, ये आपके नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा होता है, जो कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं भारत का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो किसी यूएस टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए मान लो यूएस की किसी सिटी जाना चाहता है। तो उस केस में पता क्या होगा, जो उसका यूएस एम्प्लॉयर है वो उनको एक जॉब ऑफर देगा एंड अकॉर्डिंगली वहां पर वो काम करने के लिए जाएंगे। राइट। तो जैसे आपका आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग, रिसर्च, मेडिसिन, फाइनेंस, इन सब आपके स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे उनके लिए ये वीज़ा आपको देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रफली आप उनमें से कह सकते हो कि 65,000 के आसपास लोग होते हैं जिनको यहाँ पर ये वीज़ा इशू होता है। इसीलिए एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इसको इशू किया जाता है। अब पॉइंट क्या है कि भारत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं इस H1B वीज़ा के माध्यम से यहाँ पे जाना चाहते हैं। बट यूएस के द्वारा क्या किया जा रहा है, इनके जो इंटरव्यूज़ हैं उनको पोस्टपोन किया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका दिसंबर में इंटरव्यू था, पर उनका इंटरव्यू जाके बोला गया है कि अब आपका इंटरव्यू मई में होगा आगे जाके। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक एंगल देखने को मिल रहा है कि यूएस शायद कम करने की कोशिश कर रहा है। यूएस चाहता है कि भारत के लोग कम जाएँ, वहाँ पे लोकल लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ मिले, तो शायद ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है। तो भारत ने ये जो इश्यूज़ हैं, ये कहीं न कहीं यूएस के साथ यहाँ पे रेज़ किए हैं एंड उम्मीद है कि ये जो डिलेज़ हो रहे हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करने के अंदर, इनके अंदर बहुत ही जल्दी हमें एक क्लैरिटी देखने को मिल रही है। दोस्तों, डेट है आज की 27 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इसकी अगर आपको मेरे से पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW, यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथाली। देखो, पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आप सब लोगों को 8th शेड्यूल के बारे में पता होगा। दोस्तों, 8th शेड्यूल हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बात करता है। अभी आज के समय टोटल 22 लैंग्वेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली जो था, उसमें टोटल 14 थी। बाद में जाके आप नोटिस कर पाओगे 1967 के अंदर सिंधी लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया। आगे जाके 1992 के अंदर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। फिर 2004 के अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। अब अगर हम बात करें ना भारत के संविधान की, देखो भारत के संविधान को अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑलरेडी ट्रांसलेट किया जा चुका है। बट इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अंदर संथाली एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसके अंदर अभी तक भारत का संविधान ट्रांसलेट नहीं हुआ था। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, संथाली के अंदर भी यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है एंड इस वजह से अब भारत का संविधान आपको इन सभी 22 लैंग्वेजेस के अंदर तो देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा भी हैं, पर इन 22 की 22 के अंदर तो बिल्कुल है ही है। तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को संथाली लैंग्वेज के अंदर इन द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट इसमें यहाँ पे रिलीज किया है एंड इस तरह से सारी 22 लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे इसको ट्रांसलेशन इसकी ऑफिशियल कंप्लीट हो चुकी है। इस लैंग्वेज को थोड़ा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसको लोकली होरो रोर के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है और ट्राइबल्स के द्वारा बोली जाने वाली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस। ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है, मुंडा ब्रांच, एंड काफ़ी सिमिलर है ये हो और मुंडारी लैंग्वेजेस के साथ। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, इसकी स्क्रिप्ट है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, जिसको कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया गया एंड 2025 में इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। पहले जो है ना, इस लैंग्वेज को लिखा जाता था यूजिंग बंगाली, उड़िया एंड रोमन स्क्रिप्ट, पर अब यहाँ पे ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये जो लैंग्वेज है, ये मोस्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार में बोली जाती है। इसके साथ साथ आसपास के जो हमारे देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वहां पर भी इस लैंग्वेज को बोला जाता है। 8 शेड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया 92nd अमेंडमेंट के माध्यम से इसको ऐड किया गया था संथाली लैंग्वेज को एंड डेफिनेटली आज के समय काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात रही संविधान की। देखो, संविधान जब ओरिजिनली अडॉप्ट हुआ तो वो इंग्लिश और हिंदी में था। बाकी आगे जाके और लैंग्वेजेस हुई और ट्रांसलेशंस हुई। इस बार के जो आपका संविधान दिवस था, जो कि 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, उसमें इसको 9 लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया, जैसे आपका असमीज, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु।
बट अब दिसंबर 2025 के अंदर क्या हुआ है, संथाली लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है। अब इस तरह से 22 शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा एंड इस तरह से कहीं ना कहीं हर एक इंसान हमारे संविधान को पढ़ पाए, समझ पाए। तो ट्राइबल इंक्लूजन को भी बेहतर बनाने के लिए ये आपका जो पब्लिश हुआ है संविधान इसके अंदर, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। ओनली कैमिलिया सिनेसेंस इज टी, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ना टी वर्ड के लिए लेबल लगने वाली चीज़ों को थोड़ा टाइटन किया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो कई बार आप नाम सुनते होंगे हर्बल टी, कई बार आप नाम सुनते होंगे फ्लावर टी, रोइबोस टी। ये अलग अलग टीज आपने सुनी होंगी, खासकर आपने हर्बल टी का नाम पक्का सुना होगा। अब देखो हर्बल टी को हम चाय बोल जरूर लेते हैं, पर एक्चुअली वो चाय है ही नहीं। समझे इस बात को? क्योंकि वो चाय के प्लांट से नहीं आती, उनको बनाने का तरीका अलग है। जो चाय की ये पत्तियां होती है ना, इसके साथ कोई लिंकेज नहीं है इन पर्टिकुलर चाय का। तो भाई फिर इनको चाय क्यों बोल रहे हो? इसीलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई अब इनको आप चाय नहीं बोल पाओगे। सिर्फ वही पर्टिकुलर चीजों को आप चाय बोल सकते हो जिनको इन चाय की पत्तियों से यहाँ पे डिराइव किया गया है। तो यहाँ पर एफएसएससीआई ने डायरेक्टिव दिया है चाय के इस्तेमाल क्या, कि चाय वर्ड कहाँ इस्तेमाल होगा। तो ये है वो टी प्लांट स्पीशीज दैट इज कैमिलिया सिनेंसिस। ये वही प्लांट स्पीशीज जिससे आपको ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी या इंस्टेंट टी जो है जिससे आपकी प्रोड्यूस की जाती है। अब इस चाय की अगर हम बात करें ना, तो ये ईस्ट एशिया के नेटिव है, भारत सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ के नेटिव आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे इसका मेजरली जो ओरिजिन है वो चाइना और भारत में देखने को मिलता है। चाइना का यूनान और भारत में असम के अंदर इसका मेजर ओरिजिन आपको देखने को मिल जाएगा चाय का। और हिमालयाज के एरियाज में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आपको चाय देखने को मिलती है। तो अब से पता क्या होगा, सिर्फ वही चीज़ को आप चाय बोल पाओगे जो आपको चाय की पत्तियों से मिला है, जैसे कैनेमेलिया सिनेंसिस से। तो जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, मार्केटर्स हैं, इंपोर्टर, सेलर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो वहां पर चाय नहीं बोल पाएंगे। अब ये हर्बल टी का नाम कुछ और आएगा इसके बाद। अब मुझे नहीं पता कि हर्बल ड्रिंक बोल लो, पर हर्बल चाय नहीं बोल पाओगे आप इसको। ठीक है। तो साथ ही साथ अगर हम बात करें चाय की, तो आप जानते होंगे कि इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए। रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर, वेल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए आपके अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर। बाकी ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होनी चाहिए 80% के आसपास। फ्रॉस्ट आपका ऐसा ना हो कि वहाँ पे बर्फबारी हो और फ्रॉस्ट जम जाए ना, ऐसा ये सब नहीं होना। और साथ साथ जो मिट्टी होनी चाहिए वो थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए और कैल्शियम फ्री होनी चाहिए। राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चाय की प्रोडक्शन की दोस्तों अगर हम बात करें, तो भारत दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का। बट अगर हम बात करते हैं ब्लैक टी की, तो ब्लैक टी में हम लार्जेस्ट हैं। ओवरऑल चाय के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट है चाइना। तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, भारत सेकेंड लार्जेस्ट। एंड 2024 में भारत ने लगभग 1284 मिलियन किलोग्राम चाय यहाँ पे प्रोड्यूस की थी। और उसमें भी मेजर रोल किसका है? असम का। लगभग 55% तो असम ही कंट्रीब्यूट करता है। बाकी इसके अलावा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ये मिलकर 17% करते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी अलग अलग देश के हिस्से जो हैं वहां पर प्रोडक्शन होती है। तो कहीं ना कहीं इससे देखो अब फायदा यही होगा कि मिसलीडिंग जो लेबल हो लगता है हर्बल चाय ऐसे बोली जाती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी भारत में टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी है जो कि अपने आप में एक स्टेचुटरी बॉडी है, जिसको टी एक्ट 1953 से बनाया गया था, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। इसका काम यही है कि चाय के प्रोडक्शन को, चाय की क्वालिटी, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना एंड जीआई प्रोटेक्शन यहाँ पे इंश्योर करना, जैसे आपकी दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। तो ये कुछ बातें थी चाय के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और भारतीयों को तो दिन ही चाय से शुरू होता है, तो डेफिनेटली हमें हमें प्रीलिम बूस्टर के अंदर भी चाय के बारे में चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर किम्बरली प्रोसेस। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। देखो सबसे पहली बात ना, आपको एक वर्ड समझना है। इस वर्ड को हम बोलते हैं ब्लड डायमंड, या फिर इस वर्ड को आप लोग कॉन्फ्लिक्ट डायमंड भी बोल सकते हो। देखो एक्चुअली ना थोड़े कई साल पहले हमें एक बात रियलाइज हुई कि कई बार पता क्या होता है कि जैसे आपके डायमंड्स हैं या और जो इंपॉर्टेंट जेम्स हैं, कई बार ना उनकी माइनिंग की जाती है। ठीक है। और उनकी माइनिंग पता कहाँ की जाती है? जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं, कहीं वहां पर जैसे कोई रेबल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो वहां पे माइनिंग करते हैं, वहां से आपके डायमंड वगैरह निकालते हैं। और उस डायमंड को बेच के क्या करते हैं, कुछ हथियार वगैरह खरीदते हैं एंड उसका इस्तेमाल यहाँ पे सरकारों के अगेंस्ट होता है। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट डायमंड या ब्लड डायमंड्स। दीज आर द रफ डायमंड विच आर यूज्ड बाय रेबल ग्रुप्स
टू फाइनेंस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2006 के अराउंड हमें देखने को मिला, उससे पहले भी हमें यहाँ पे देखने को मिला, जैसे आपका एंगोला, सियरा लोन, लाइबेरिया, यहाँ पर कुछ केसेस हमें देखने को मिले इस तरह के, जहाँ पे सिविल वॉर को फंड किया गया ये डायमंड या और इस तरह के जो जेम्स थे उनको माइन करके। इनफैक्ट आप लोगों ने एक फेमस मूवी देखी होगी ब्लड डायमंड के नाम से, जिसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो है, ये 2006 की बहुत पॉपुलर मूवी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रियलाइज किया कि नहीं यार, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल या चेक्स तो लगाने पड़ेंगे। तो क्या होता है ना, 2000 के अंदर किम्बरली साउथ अफ्रीका में एक मीटिंग होती है, एक कंसेंसस निकल के आता है, एंड उसके माध्यम से हम इंश्योर ये करते हैं कि भाई जो हम ना क्या करेंगे, अब देश उसी देशों के साथ ट्रेड करेंगे या उन्हीं कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे जो यहाँ पर इस प्रोसेस सर्टिफिकेशन को इंश्योर करते हैं। यानी कि आप अपने रफ डायमंड्स केवल दूसरे और कंट्रीज के साथ ही यहाँ पे इंश्योर कर पाओगे जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट फ्री रीजन है। बेसिकली ब्लड डायमंड की ट्रेड ना हो पाए, ऐसा ना हो कि आप किसी डायमंड खरीद रहे हो और उसका पैसा इस्तेमाल वॉर को फंड होने के लिए हो जाए या फिर इस तरह से रेबल ग्रुप्स अपने पैसे के लिए इस्तेमाल करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे निकल के आया किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंसेंसस यहाँ पे बना था किम्बरली साउथ अफ्रीका के अंदर, एंड वहीं से ये नाम पड़ गया किम्बरली प्रोसेस। भारत इसका यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है और बहुत ही मेजर पार्टिसिपेंट रहा है। 2003 से तो हम बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। 2008 में हम यहाँ पे इसके चेयरमैन भी बने थे, एंड अब जाके पता क्या होगा, 1 जनवरी 2026 से हम यहाँ पे इसके फिर से वापस चेयरमैन यहाँ पे बनने जा रहे हैं। ये किम्बरली प्रोसेस एक ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट है। ट्राई पार्टाइट मतलब जिसमें 3 पार्टीज हैं, इसमें सरकारें होती हैं, इसमें डायमंड इंडस्ट्री है और सिविल सोसाइटी है। कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड जो है रफ डायमंड के अंदर उनको हम रेगुलेट कर पाए, ऐसा ना हो कि कन्फ्लिक्ट डायमंड हमारी डायमंड सप्लाई चेन के अंदर एंटर करे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी यही बोलता है, क्योंकि अगर ऐसे होने लग गया फिर तो युद्ध ही ऐसे बढ़ते रहेंगे। सो दैट इज वाई कन्फ्लिक्ट डायमंड्स को अलग ही रखा जाए, हमारी जो नॉर्मल डायमंड सप्लाई चेन है उसको इंश्योर करना आपके किम्बरली प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे होता है। और भारत की तरफ से जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है दैट इज जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करती है भारत की तरफ से अंडर द किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन सिस्टम। एंड भारत की लीडरशिप से कहीं ना कहीं डायमंड इंडस्ट्री को और फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि जो आपके रफ डायमंड्स हैं उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स ऐसे ना हो जो नॉर्मल सप्लाई चेन के अंदर यहाँ पे एंटर करें। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने है दैट इज विद रिगार्ड्स टू राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, राइट। अब उनकी 101st बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसी को मार्क करने के लिए ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया लखनऊ के अंदर। अब लखनऊ के अंदर 3 आपको यहाँ पर इस तरह से जो स्टैचूज है वो देखने को मिल जाएंगे, मेमोरियल्स आप कह सकते हो। इसमें देखो, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही है, ठीक है, जो कि जिनकी जन्म एनिवर्सरी थी। इसके साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यहाँ पे आपको जो मेमोरियल है आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में तो हमने डिस्कशन किया ही था, ठीक है, कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छा काम उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया, है ना, देश को आगे लेके जाने के अंदर बहुत बहुत बड़ा रोल था। ये तो हमने 25 दिसंबर को डिस्कस किया ही था। इनफैक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो दरअसल में जो भारतीय जनसंघ है ना, उसी के फाउंडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रेडिसेसर के तौर पे देखा जाता है। बाकी इसके अलावा जो नेहरू जी की कैबिनेट थी उसमें इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर भी यही थे। बाकी इनका ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट विजन था, वो था आर्टिकल 370 को खत्म करना। इनफैक्ट इन्होंने बोला भी था, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। सो दैट इज वाई आर्टिकल 370 को बहुत बड़े लेवल पे अपोज करते थे। एंड जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया तो कहीं ना कहीं इनका जो विजन था वो हमें कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो दोस्तों ये भी आरएसएस के साथ यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से जुड़े थे, एंड आगे जाके ये भी भारतीय जनसंघ के जो हैं वो प्रेसिडेंट यहाँ के बनते हैं, राइट। तो इन्हीं का मतलब इन तीनों का मेमोरियल जो है वो आपको यहाँ पे वसंत कुंज लखनऊ के अंदर यहाँ पे इनॉग्रेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से इनके जो 65 फुट ब्रॉन्ज स्टैचूज आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग के अंदर इनका जो रोल है उसको यहाँ पे सिंबलाइज यहाँ पे किया गया है।
टोटल ये पूरा जो है उसको ना एक कमल के शेप के अंदर बनाया गया है। देखो एक्चुअली थोड़ा ये ना पॉलिटिक्स भी है इसमें, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि ये तीनों आपके भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रेडिसेसर भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो कमल के फूल के शेप के अंदर यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। तो इसी वजह से म्यूज़ियम भी है, कमल के शेप के जैसा बनाया गया है। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 98,000 स्क्वायर फीट इतना बड़ा आपका जो म्यूज़ियम है यहाँ पे बनाया गया है, जो भारत की यहाँ पे लेगेसी को दर्शाता है। ठीक है? तो इनकी विज़न को, इनके आइडियाज़ को यहाँ पे फर्दर प्रमोट करने के लिए और गुड गवर्नेंस के अंदर जो रोल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उसको फर्दर यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दरअसल में 100 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, 100 इयर्स कंप्लीशन ऑन 26 दिसंबर 2025 एंड कहीं न कहीं इसीलिए थोड़ा हमें इनके बारे में जान लेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिक्स में कोई नहीं जाएँगे, बट थोड़ा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, जो कहीं न कहीं वर्कर्स और पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती है। स्टार्टिंग इसकी हुई है ब्रिटिश को यहाँ पे अपोज़ करते हुए, पर अब यहाँ पे बात करते हैं वर्कर्स की, थोड़ा लेफ्ट की तरफ जो झुकाव है, इनका क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सीपीआई जो पार्टी आज से 100 साल पहले बनी थी, उसको बनाया गया था बाय मानवेंद्र नाथ राय, आपका श्रीपद अमित डांगे, ऐसे डांगे आपने बहुत फेमस सुना होगा अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, मुज़फ़्फ़र अहमद, ठीक है, सिंगरवेलु चेटियार एंड आपका शौकत उस्मानी। अब इनका जो रोल था ना भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो काफ़ी सारा रहा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कर और पीमेंट को साथ लाने के लिए कैसे अ, आज़ादी की लड़ाई के अंदर वो पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एक आप लोगों ने ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सुना होगा, एआईटीयूसी 1920 के अंदर। इसको फाउंड किया गया था बाय लाला लाजपत राय जी के द्वारा, ठीक है? तो कोशिश यही थी कि वर्कर्स को साथ में ऑर्गेनाइज़ करें, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करें, दैट इज़ व्हाई ट्रेड यूनियन यहाँ पे बनाई जाती है। ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये भारत की पहली नेशनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर इसके अलावा जो 1946 से 1947 आपको तिभागा मूवमेंट देखने को मिलती है। देखो इसके ऊपर भी यूपीएससी में पीवाईक्यू आ चुका है कि तिभागा मूवमेंट क्या थी। दरअसल में जो तिभागा वर्ड है ना, ये बात करता है भाग, भाग होता है हिस्सा। तो एक्चुअली क्या होता था कि पीजेंट्स को अपनी प्रोड्यूस का आधा हिस्सा सरकार को देना होता था, पर यहाँ पे बोला नहीं, 2/3 2 तिभा मतलब 2/3 मतलब तिभागा, 3 भागों का 2 हिस्सा जो होगा वो यहाँ पीजेंट खुद रखना चाहता है एंड यहाँ पे बाकी सरकार को देना चाहता है। तो ये इनकी डिमांड थी। तो जो वहाँ पे शेयर क्रॉपर्स थे ना, उन्होंने यहाँ पे इस मूवमेंट को लीड किया एंड वहाँ पर आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसने बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया ताकि जो वर्कर्स की आवाज़ है, उसको आगे लेकर जा पाएँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तेलंगाना आर्म्ड पीजेंट स्ट्रगल 1946 से 51, यहाँ पर पता क्या था? यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, जिनको हम लोग हिंदी में कई बार देशमुख भी बोलते हैं। तो दरअसल में जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के जो अंतर्गत जो देशमुख थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूडल्स मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। तो उनके अगेंस्ट पीजेंट्स सामने आए, अपनी आवाज़ को रखने की कोशिश करी कि लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हों, उनकी तरफ अटेंशन आए लोगों का और इस तरह के जो देशमुख या लैंडलॉर्ड के द्वारा एक तरह से वहाँ पे पीजेंट को दबाया जा रहा था, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी आवाज़ को यहाँ पे आगे लेकर आया जा पाए। दैट इज़ व्हाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का रोल तेलंगाना आर्म्ड पीजेंट स्ट्रगल के अंदर भी रहा। बाकी अगर उससे पहले की भी मैं बात करूँ, तो वहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे कि जैसे एक बहुत ही फेमस कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, ठीक है? 1923 का। यहाँ पर पता क्या था? ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दबाने की। तो इसके अगेंस्ट जो आपका एसए डांगे जैसे थे, ठीक है? आपका मुज़फ़्फ़र अहमद जो मैंने पीछे ये नाम लिए ना सारे के सारे, इन्होंने कोशिश करी कि जैसे हमने देखा है रशियन रेवोल्यूशन को, रशियन रेवोल्यूशन में भी तो यही हुआ था कि कैसे वहाँ पे सरकारों को हटाया गया। तो यहाँ पर भी कोशिश की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने की। तो कहीं न कहीं यहाँ पे उसको बोलते हैं हम कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। फिर 1929 का आपका मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी सही बात थी। यहाँ पर पता क्या हुआ? ट्रायल्स चले, ट्रायल्स। जिनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी ना, उनके अगेंस्ट ट्रायल्स चलवाए गए आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा। इनफैक्ट कोशिश ये थी कि कम्युनिस्ट को दबाया जा पाए, पर दरअसल में इस कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि वो दबे तो नहीं, उल्टा यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और पॉपुलराइज़ होके लोगों के सामने आई। बाकी साथ ही साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ जो 1934 में फॉर्म हुई, उसके साथ मिल-जुल कर काम किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, राइट? आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो सीपीआई का एक
बाइफरकेशन हुआ, टूटी सीपीआई जो पार्टी थी और वहां से एक नई पार्टी निकल के आई सीपीआई मार्क्सिस्ट। आगे जाके आप नोटिस कर पाओगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट भी फॉर्म हुई, है ना? वो सीपीआई मार्क्सिस्ट से ही यहाँ पे टूट के निकली थी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहा, कहीं न कहीं ट्रेड यूनियन मास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पे रोल रहा। इनके हेडक्वार्टर्स आज के समय आपको नई दिल्ली, अजय भवन में आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो बट आज के टाइम अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो भारत में कमज़ोर होती हुई देखने को मिल रही है, राइट? एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें तो केरला में स्टेट पार्टी के तौर पे हैं, तमिलनाडु, मणिपुर, इन स्टेट्स के अंदर ये स्टेट पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड हैं। पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक नेशनल पार्टी हुआ करती थी, पर क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है पिछले कुछ टाइम से, तो इनका जो नेशनल पार्टी का स्टेटस था, वो अब जा चुका है। 2023 में इनका जो नेशनल पार्टी का स्टेटस था, वो खत्म हो गया था बिकॉज़ अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 स्टेट्स के अंदर ही स्टेट पार्टी है, तो पहले के मुकाबले इनका जो वर्चस्व था, वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं गवर्नमेंट लॉन्चेस 5 डिजिटल इनिशिएटिव्स टू बूस्ट गुड गवर्नेंस। दोस्तों जो 25 दिसंबर था गुड गवर्नेंस डे था, वहां पर सरकार ने 5 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं ताकि गुड गवर्नेंस को हम यहाँ पे आगे लेके जा पाएं। पहला इनिशिएटिव इसमें है कंपेंडियम ऑफ गाइडलाइंस ऑन रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। देखो पता क्या होता है, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक्स सर्विसमैन होते हैं, राइट, तो उनके रिगार्डिंग बहुत सारी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, राइट। हाँ, तो हमें पता ही नहीं होता कि रिजर्वेशन के क्या उनको बेनिफिट्स हैं, उनमें कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी एम्बिग्यूटी है। तो हमने उन सबको यहाँ पे कंबाइन करके एक सिंगल यहाँ पे हमने एक कंबाइन कर दिया, एक सिंगल रेफरेंस हमने यहाँ पे बना दिया है, ताकि उनको यहाँ पे कोई परेशानी ना हो। इससे कहीं न कहीं चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी आएगी और यूनिफ़ॉर्मली चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएँगी। दूसरा यहाँ पे बनाया गया है एआई पावर्ड रिक्रूटमेंट रूल जनरेटर। दरअसल में एक पोर्टल बनाया गया है जिसको आप लोग RRFAMS मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसके अंदर एडिशंस की गई हैं। देखो, ये पोर्टल क्या है? रिक्रूटमेंट रूल फॉर्मुलेशन अमेंडमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब देखो कोई रिक्रूटमेंट करनी है, कोई बंदा हायर करना है, तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स तो होने चाहिए ना, राइट? अगर रूल्स ही प्रॉपर नहीं होंगे तो सही ढंग से रिक्रूटमेंट कैसे होगी? उस बंदे का करियर आगे कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो इसमें एआई का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो कहीं न कहीं जो बहुत सारा डिले होता है ना रूल्स बनाने के अंदर और इनकंसिस्टेंसी आती है, अब वो सब चीज़ें नहीं होंगी। जैसा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की गाइडलाइंस होंगी, उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट के रूल्स बनेंगे और ह्यूमन मिस्टेक्स जो होती हैं, उसको यहाँ पे अवॉइड किया जा पाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने एचआरएमएस के बारे में सुना होगा, दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने EHRMS 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पे लॉन्च करी है। इससे पता क्या होगा, देखो जैसे हमारे पीडब्ल्यू की भी एचआरएमएस आपको ऐप देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, हमें जैसे कई बार अटेंडेंस लगानी होती है, हम वो लगा पाते हैं। हमारी सैलरी हमें ट्रैक करनी होती है, हम वो ट्रैक कर पाते हैं, है ना? हमें इसके अलावा अगर कुछ और देखना होता है कि इस बार हमारी परफॉर्मेंस कैसी मिली, हमारा बोनस कितना आया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम यही चीज़ सरकार भी देखती है। तो इस तरह से ये ऐप जो है एंड्रॉयड और आईओएस के ऊपर है, जिसके ऊपर एम्प्लॉइज़ ये अपने प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डेपुटेशन, ट्रेनिंग, सुपरएनुशन हर एक चीज़ उनको वहाँ पे मिल जाती है एक सिंपल एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसको यहाँ पे मिशन कर्मयोगी के अंदर ही यहाँ पे डेवलप किया गया है एंड इसको और चीज़ों के साथ लिंक कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका परफॉर्मेंस अप्रेज़ल स्पैरो के थ्रू दिखता है। तो कैसा आपने काम किया, पैसों का मैनेजमेंट कैसा है, पीएफएमएस हो गया, आपका इसके अलावा पेंशन प्रोसेसिंग हो गया, उसके लिए भविष्य है, तो इनके साथ में इंटीग्रेट किया गया है। सिमिलरली एआई फीचर्स और बढ़ा दिए गए हैं आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। देखो आईगॉट प्लेटफ़ॉर्म का पर्पस है आपकी ट्रेनिंग बेटर करना, हमारे सिविल सर्वेंट्स को और अच्छे से सिखाना ताकि वो ऑन द जॉब लर्निंग यहाँ पे कर पाएँ। तो यहाँ पर ना आईगॉट एक तो एआई सारथी बनाया गया है, जिसके माध्यम से क्या होगा, आपके लिए क्या लर्निंग रिसोर्सेज़ सही हैं, कौन-सा कोर्स आपको करना चाहिए, वो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा एआई ट्यूटर ये आपको पढ़ाएगा, ठीक है? वहाँ पे एआई के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे, उसमें भी एआई इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह के अंदर, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर ये आपका फीचर काम कर सकता है। आखिरी जो इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो है आपका कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0। यहाँ पर ना कुछ जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आपकी लर्निंग जो है वो और ज़्यादा एंगेजिंग और ज़्यादा बेहतर हो पाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने सुना होगा ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी की, इसमें पता क्या होता है, इसमें आपको रियल वर्ल्ड तो दिखता ही दिखता है, उसके ऊपर आपको डिजिटल वर्ल्ड भी दिखता है। जैसे आप लोगों ने स्नैपचैट के फ़िल्टर्स वगैरह देखे हैं या इंस्टा के फ़िल्टर्स देखे हैं?
तो एक तो आपकी फ़ोटो होती है, उस फ़ोटो के ऊपर वो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करता है। तो आपकी फ़ोटो है रियल वर्ल्ड, उसमें डिजिटल वर्ल्ड को ऐड कर दिया। ये होते हैं आपके ऑगमेंटेड रियलिटी वाली चीज़ें। इसी तरह से एक होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में पता क्या होता है? आपका रियल वर्ल्ड तो बिल्कुल बंद हो जाता है, प्योरली डिजिटल वर्ल्ड होता है। जैसे आप अपने आँखों के ऊपर वो लगा लेते हो, ठीक है ना? जैसे कुछ आपने वर्चुअल रियलिटी का कोई सॉफ्टवेयर लगा लिया, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा लिया, उसके माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो उस चीज़ में दिखाया जाएगा बस वही दिखेगा, रियल वर्ल्ड बिल्कुल नहीं दिखता। तो इस तरह से उसके माध्यम से भी लर्निंग को और इम्प्रूव किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे और अच्छे से दिया जाएगा ताकि लर्निंग जो है वो और ज़्यादा शानदार हो पाए। तो इस गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यहाँ पर आपके सामने कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़ें, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। देखो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इतनी पुरानी नहीं है, 1947 में नहीं, बल्कि 1997 में बनी थी एज़ नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। थंजावुर पेंटिंग की बात करें तो येस, यहाँ पे नायका रूलर्स, मराठा रूलर्स के अंदर काफ़ी ये फ्लरिश करी, दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें तो एक्चुअली ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि जो श्रीलंका में जो दिक्कत आई थी, ठीक है? तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भारत ने जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन जो मिशन स्टार्ट किया था, उसी को बोलते हैं ऑपरेशन सागर बंधु। तो इसलिए स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।